ये आंकड़ा होगा? बिल्कुल चौंकाने वाला होगा। और इससे पूर्व जो परीक्षाएं हुई है उसमें तार ऐसे अब जुड़ रहे हैं कि सचिवालय रक्षक की परीक्षा हुई, मात्र 33 या 35 पदों के लिए परीक्षा हुई थी। उस परीक्षा को तो बकस देते। उस परीक्षा में भी बहुत बड़ी मात्रा में घोटाला हुआ है। उस परीक्षा में भी पेपर बेचा गया है, और उस परीक्षा में पेपर बेचा गया है। आज उनमें से एक साथी जेल के अंदर बंद है। उन्होंने ने इस पेपर को बेचा था, ये मैं दावा के साथ कहता हूँ, और रिकॉर्ड में भी निकल के अच्छा बॉबी भाई, एक चीज़ मैं भी समझना चाहता हूँ कि चलो वीडियो और वीपीडीओ भर्ती मामले में कुछ लोग पकड़े भी गए, इससे पहले जो फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती हुई थी उसमें भी कुछ लोग पकड़े गए थे। तो केवल हम ये मान के चलें कि दोनों भर्तियां में घपला हुआ है, कि बाकी और इसमें जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, क्योंकि कनिक सहायक का एग्ज़ाम हुआ है, सहायक लेखाकार का एग्ज़ाम हुआ है, इसके अलावा तमाम जो एग्ज़ाम हुए हैं, आशंका बैठती है कि उनमें भी घपले हुए होंगे। निश्चित रूप से हुआ होगा, क्योंकि ये जो प्रिंटिंग आपके पास इस प्रकार की अपडेट एक तो मैंने बता दिया, सचिवालय रक्षक में ऐसा है कि जिसने पेपर पढ़वाया वो आज अंदर है, तो उसमें भी पढ़वाया होगा, हमें पता है पढ़वाया है, आपके सामने रखेंगे कुछ दिनों में। और इससे पहले फिर कोर्ट का पेपर, हाई कोर्ट ग्रुप सी का देखिए, जो इसमें एक और कैंडिडेट पकड़े गए हैं वो हाई कोर्ट ग्रुप सी में लगा था, तो वो वहाँ भी चयन गलत तरीके से हुआ, अपनी रिकवरी करने के चक्कर में आज जेल के अंदर है, वो भी बाहर हो गया। ऊपर से मैं बात मानूँ तो ऑनलाइन कराया गया था बंदरोगा का पेपर, उसमें बड़े मात्रा में, बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। अब ये बात अलग है कि आयोग ने कभी उस प्रक्रिया को रोककर उसकी जांच करने की कोशिश नहीं की है, जैसा कि आज तक होता आ रहा है, कभी नहीं। इसका भी यही हाल था, अगर नहीं करते तो कुछ नहीं होना था, विभाग भ्रष्टाचारियों से या ब्लैक शिप से भर जाते, परंतु आज अगर मामला खुला है तो सबके सामने है। यही हाल उसमें भी है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, वहाँ जो एग्ज़ाम कंट्रोलर है उसके अंडर में वो ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं था, यहाँ पर अंडर में था तो सीधे सेक्रेटरी के थे या हमारे प्रेसिडेंट जो है उनके अंडर में थे। तब अब वहाँ पर ये देखना होगा कि उसमें इतनी बड़ी व्यापक धांधली होने के बाद कौन सीधे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। ऑफलाइन में हम मान सकते हैं कि एग्ज़ाम कंट्रोलर का हाथ हो या फिर जो तार हम बता रहे हैं वो तार हो, परंतु ऑनलाइन एग्ज़ाम में एग्ज़ाम कंट्रोल का कोई हाथ नहीं था। सीधा इन्वॉल्व अगर होंगे तो पदाधिकारी होंगे, आयोग के बड़े पदाधिकारी, तो ये भी स्थिति साफ हो जाएगी कुछ ही दिनों में। इसमें बस थोड़ा सब्र रखने की ज़रूरत है सभी को। और बाकी मैं कहना चाहूँगा कि अभी तक तो 10% जांच भी नहीं हुई। बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े सरगना जो है वह भी बिल्कुल गायब हैं। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि कई लोग इस बात की आशंका भी लगा रहे हैं कि इन्होंने कुछ लोग पकड़ दिए और भर्ती खूब सरकार ने वाहवाही भी इसमें कहा कि आपने इतना अच्छा काम किया है, 2 ही दिन में एफआईआर करी और कर दिए। तो कुछ लोग को जो बड़े सरगना हैं, जिनका नाम पार्टी से भी जुड़ा हुआ है, उनको कहीं ना कहीं बचाने की भी कोशिश कर रही है। इस प्रकार का ये गेम प्लान किया हुआ है, ये हो सकता है क्या? देखिए, बचाया गया, आज तक भी बचाया गया भाई। आप ये देख लीजिए, फॉरेस्ट गार्ड की 1218 पदों के लिए भर्ती हुई, इतना बड़ा घोटाला हुआ, उसको जैसे तैसे दबाने की कोशिश की, लीपापोती करने की कोशिश की गई, उसमें लास्ट में नकल का मामला दे करके बाकी गोलमोल करके कर दिया। उसमें नामजद आरोपी है, कहीं जो नामजद आरोपी है पार्टी से जुड़े व्यक्ति है, इन संस्थानों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, और बहुत से उसमें ऐसे हैं कि आप अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनकी गिरफ्तारियां हुई, गैंगस्टर एक्ट लगा हुआ है, आपने कुछ दिन तक उन्हें पद से बाहर रखा और अब बहाल कर दिया। आप देख सकते हैं उन लोगों को अगर आपने फिर अंदर भेजा है, कुछ आयोग के भी लोग हैं, दूसरे यूकेपीएससी के लोग हैं जिन नामजद थे, गैंगस्टर लगा था, आज वो भी अंदर है, अंदर वो आज फिर से भ्रष्टाचार नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। उसके बाद एक सहायक कृषि अधिकारी पकड़ा गया था, वो भी आज नौकरी कर रहे हैं। उसके बाद जिन पे गैंगस्टर था उनके कोचिंग चल रहे हैं, तो कोचिंग चल रहे हैं, तो आज भी वो खरीद फरोख्त नहीं कर रहे होंगे तो क्या कर रहे होंगे। ये कानून क्यों नहीं है उत्तराखंड में कि जो गलत काम कर रहे हैं और जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उन पे कम से कम उस काम पर तो आजीवन प्रतिबंध लगे जिस काम में वो दोषी पाया गया है। अब क्या डिमांड रहेगी? ये जो भर्ती है उसे कैंसिल करवाएंगे? क्योंकि कई बच्चे लगातार मैसेज कर रहे हैं कि भाई उनकी क्या गलती है, उन्होंने तो मेहनत से किया है। मान लीजिए आपने 500 का आंकड़ा बताया है, लेकिन 416 तो फिर भी छूट जाते हैं, उनकी क्या गलती है? क्या ये दोबारा से
भर्ती होएगी, आप किसके साथ खड़े हैं? आप भर्ती करवाने के साथ खड़े हैं या भर्ती ना करवाने के साथ खड़े हैं? एग्ज़ाम की बात मैं कर रहा हूँ। देखिए, एग्ज़ाम की बात आप कर लीजिए, एग्ज़ाम की बात नहीं है। हम तो ये कहना चाहते हैं कि भर्ती कैंसिल कराना हमारा भी मकसद नहीं था, परंतु आज अगर ये पुष्टि हो चुकी है कि तीनों पेपर बाहर थे, और बाहर भी कब हुए, जब सील लग रही थी लखनऊ में, तो ये तो कम से कम 1-1.5 माह पूर्व की बात है। पेपर से 1-1.5 माह पूर्व सील लग रही होगी, तो 1-1.5 माह पहले जब उत्तराखंड पेपर पहुंच गया होगा, 1 महीने में वो किन किन माध्यमों से पहुंचा होगा। उसने कहा कि मैंने तो टेलीग्राम पे दिया, उसने टेलीग्राम पे दे दिया, उसके बाद किस किस माध्यम से अनेकों जगह वो पेपर पहुंचा, ये आंकलन करना नामुमकिन है। और इस स्थिति में जो शर्तें होती है, जो नियम होते हैं, वो यही है कि री एग्ज़ाम ही एक ऑप्शन बचता है। री एग्ज़ाम तो होगा इसका, परंतु यहाँ तक हमारी लड़ाई नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ तक लड़ाई नहीं है। लड़ाई तब अंजाम तक पहुँचेगी जब बड़े बड़े सरगना अंदर होंगे, बड़े बड़े माफिया अंदर होंगे, और बड़े ऐसे अधिकारी जो बिल्कुल धौंस के साथ कहते थे कि हाँ हम करते हैं, ऐसा करो, तुमसे जो होता है करो। हो सकता है उनके ऊपर किसी बड़े नेताओं का हाथ हो, परंतु हमारे ऊपर आज मासू महाराज और गोलजू देवता का हाथ था। हमने जिस दिन ये लड़ाई शुरू की थी, हमने मासू महाराज और गोलजू देवता का नाम शुरू किया था कि इस बार न्याय होगा, और न्याय के दोनों देवताओं से गुहार लगाई थी कि इस बार उत्तराखंड के बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए। और मासू महाराज और गोलजू देवता ने बात सुनी। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर किसी के सर पर कितने भी बड़े राजनेता का हाथ है, बचने वाला नहीं है। क्योंकि अक्सर देखा होगा कि राम रहीम और आशाराम इतने बड़े बड़े बाबा थे, इतने बड़े बड़े वो थे कि खुद भारत के बड़े बड़े राजनेता उनके पैर छूते थे, परंतु जब बात उन पे अपनी कुर्सी पर आई तो उनको भी अंदर करना पड़ा। और यही बात हम यहाँ कह रहे हैं। अगर हमें थोड़ा भी संदेह हुआ कि गवर्नमेंट एसटीएफ पे दबाव डाल रही है, या एसटीएफ को थोड़ा इशारा दे जाए कि जांच अलखी कर दें, अभी तक पूर्ण पारदर्शिता के साथ, और एसटीएफ को सलाम करना चाहेंगे, पूरे उत्तराखंड के युवा सलाम कर रहे हैं। धामी जी का भी धन्यवाद कि उन्होंने समय रहते जांच के आदेश दे दिए। परंतु जहां पर थोड़ा भी लगा, जहां पर हमें थोड़ी भी हिंट मिली कि ऐसा है, तो हम इसे छोड़ने वाले नहीं हैं। हमें अगर किसी सेंट्रल एजेंसी, जाँच एजेंसी के लिए वो करना पड़ेगा कि आप आइए उत्तराखंड में जांच करिए, तो करेंगे। जिस हद तक भी जाना पड़े हम जाएंगे। हमारा, मैंने कह दिया, मकसद पेपर को रद्द करना नहीं था। ये तो खुलकर सामने सब कुछ आ गया, ये तो जो होना होगा ही, परंतु अंजाम तक इस लड़ाई को पहुंचाना हमारा मकसद है कि कम से कम उत्तराखंड का जो भविष्य है, उत्तराखंड का जो युवा है, वो कम से कम सुरक्षित हो सके। ये हमारा मकसद, मेन मकसद है इसमें। देखिए, अभी लाइव हम लोग चल रहे हैं तो कोई ऐसा मैसेज भी आ रहे हैं, बॉबी भाई इसमें हमारी क्या गलती है, हमने क्या बिगाड़ा है आपका, हमारी और भी देखो, ज्वाइनिंग का पक्ष भी रखो ना। मनीषा भट्ट जी ये मैसेज कर रही हैं। मनीषा भट्ट जी को मैं कहना चाहता हूँ, बॉबी पवार ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा और आपने बॉबी पवार का कुछ नहीं बिगाड़ा। मैं ना आपको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, ना आप शायद जानते हैं, जो भी है मैं नहीं जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से। अगर ये आरोप प्रत्यारोप लगाने तो आयोग में जाइए, अध्यक्ष की कुर्सी खींचिए, सचिव की कुर्सी खींचिए। जिन लोगों ने इसमें इंटरफेयर किया है, जिन लोगों ने गलत काम किए हैं, उन लोगों की कुर्सी खींचिए, सरकार की कुर्सी खींचिए। बॉबी पवार तो अपने जो पद है, मेरे पास एक अध्यक्ष का पद है, तो मैं अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा था। जो मुझे करना चाहिए था मैंने वो किया। लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ थी, हमने वो किया। और आप इनको पार्टी नहीं मानते हैं, क्योंकि खुद अपने आप को पार्टी मान रही है। एक पक्ष और द्विपक्ष की बात यहाँ पर आ रही है। एक पक्ष और द्विपक्ष की तो बात ही नहीं हुई। पार्टी का क्या मतलब हुआ इसमें? इसमें मामला ये था, जांच का विषय था। आप मेरे स्टेटमेंट उठा के देख लीजिए, मीडिया में, अखबार में, टीवी चैनलों में या सोशल मीडिया में आप देख लीजिए। मैंने कभी भी, जब तक ये पुष्टि नहीं हुई कि पेपर लीक हुआ था, यहाँ तक कि जब तक हमने स्क्रीनशॉट भी दिए थे, उसके बाद भी हमने ये नहीं कहा था कि रद्द हो। अंतिम क्षण तक हमने ये कहा कि जांच में जो पाया जाएगा उस आधार पर निर्णय लिया जाएगा। और आज जांच में सब कुछ खुल गया है, तो निर्णय क्या लेना, वो निर्णय हो चुका है। परंतु मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अभी भी कुछ लोग चाह रहे हैं कि अंतिम रिपोर्ट आए। अंतिम रिपोर्ट में कितना समय लग जाता है ये किसी को पता नहीं है। ये ना तो आयोग को पता है, ना हमें पता है, ना चयनित अभ्यर्थियों को पता है, ना एसटीएफ को पता है। और नतीजे क्या होंगे इसके सबको पता है कि तीनों पालियों का पेपर 1-1.5 महीने पहले लीक था। तो नतीजा ये होगा कि रद्द होना है, पुनर्परीक्षा करवानी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल समय रहते हुए आप 30 दिन 60 दिन के अंदर इस परीक्षा को दोबारा पारदर्शिता के साथ करवाया। आयोग में जो बैठे अधिकारी हैं उनकी भी हमारे पास एक लिस्ट है, और भी कर्मचारी हैं अंदर जिनकी संलिप्तता इसमें दर्शाई जा रही है, या जिनकी संलिप्तता पे शंका है,
उन लोगों को भी वहाँ से हटाकर उनके खिलाफ जांच बिठाकर वहाँ पर किसी ईमानदार व्यक्तियों को बिठाकर ये परीक्षा दोबारा बिल्कुल पारदर्शिता के साथ संपन्न करवानी चाहिए जी। कितने समय में तकरीबन? 30 दिन 60 दिन में। जब हिमाचल 15 दिन में करवा सकता तो आप इससे 3 गुना 4 गुना टाइम ले लीजिए, है ना। तो आपकी डिमांड है? बिल्कुल हमारी ये डिमांड है, पर इनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, इनकी जांच भी होनी चाहिए, संपत्तियों की जांच होनी चाहिए। जिन लोगों के करोड़ों के मकान बन रहे हैं ना, उनकी भी जांच होनी चाहिए। चलिए, भर्ती ये वीडियो और वीपीडीओ भर्ती से अगर हम अलग हट के बात करें तो आपका कहना है कि अन्य भर्तियों में भी धांधली हुई है, ऐसा आप आरोप लगा रहे हैं। ये हो सकती है, ऐसा आपको कुछ इनपुट वगैरह मिला है, तो इसके बाद अब अन्य भर्तियों पर भी आपका शिकंजा रहेगा कि इनकी भी जांच कराई जाए, इनके खिलाफ भी आवाज़ उठाएंगे? देखिए, जिन भर्तियों पे डाउट है उन भर्तियों की जांच तो करवानी है और होनी भी चाहिए, क्योंकि गलत तरीके से जो व्यक्ति अंदर जाएंगे वो सिस्टम के लिए भी ठीक नहीं है और हमारे उत्तराखंड के लिए भी ठीक नहीं है। उन भर्तियों की तो जांच होगी, और कुछ भर्तियां तो ऐसी है जिनमें साफ साफ अब जाहिर हो गया कि वो पेपर बाहर आए थे। तकरीबन कितनी भर्तियां हैं ऐसी और कौन कौन सी भर्तियां हैं? आप देख सकते हैं, मैंने सचिवालय रक्षक का नाम लिया, उसका पेपर बाहर था। हाई कोर्ट का पेपर भी भारी था लगभग। वन दरोगा में काफ़ी अनियमितताएं हुई है, काफ़ी बढ़ चढ़ के भ्रष्टाचार उसमें हुआ है, उसकी भी वो भी जांच का विषय है। बाकी वीडियो वीपीडीओ तो है ही, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि और अगर अभी वीपीडीओ पिछली परीक्षा हुई थी 2016 और 18 वाली, तो उसमें भी जांच के आदेश हो गए हैं, ऐसा नहीं है। और साथ साथ जांच में यदि कुछ और भी निकलता है तो उस आधार पे जांच होगी। अच्छा, इसी बीच जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनका भी एक बयान आया था। उनका कहना था कि ये जो आयोग है इसे भंग कर देना चाहिए, और कई लोगों ने फिर ट्रोल भी उनको किया कि भाई 4 साल आप भी तो मुख्यमंत्री रहे, आपसे तो एक भ्रष्टाचार की मक्खियाँ भी नहीं उड़ाई गई। तो बॉबी परमार उत्तराखंड जो आपका बेरोजगार संघ है उसके अध्यक्ष होने के नाते किस तरीके से देखते हैं इस बयान को? देखिए, बयान को जब तुम ट्रोल करने वाला बयान दोगे तो ट्रोल तो होंगे ही। मतलब जब आपके पास सत्ता थी, जब आपके पास पावर थी, तो आपने एक्शन नहीं लिया। अब जब कुछ नहीं है तब आप कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। जिस पे करने की क्षमता होती है वो करके दिखाता है। उन्हें करना चाहिए था उस समय। उनके कार्यकाल के दौरान बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ फॉरेस्ट गार्ड में, उसमें तो लीपापोती करने में लगे रहे, पैसा ना डूबे, इसलिए 10 मार्च को उन्होंने इस्तीफा दिया। और 3 बजे इस्तीफा देते हैं, 7 बजे रिजल्ट जारी कर देते हैं। मतलब अपने लोग पूरे बचाने थे, पैसा भी बचाना था। मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर डूब जाते पैसे तो देने वाले आगे रुकते, परंतु जिनका पैसा नहीं डूबे वो तो आज कर रहे हैं, मज़े से जॉब कर रहे हैं। कुछ उनका लीपापोती करके कुछ लोगों को बाहर निकाल दिया, उनको भी आज ज्वाइनिंग की उस पर रखा हुआ है, ज्वाइनिंग दे रहे हैं कुछ लोगों को। तो क्या ये सही थोड़ी है? तो इसकी भी जांच खुलवाओगे दोबारा? बिल्कुल, इसकी तो जांच होनी है, इसकी जांच होनी है वन आरक्षी की। इसमें बहुत गलत तरीके से वो हुआ है, और ये भी जांच होगी कि मुख्यमंत्री ने किन किन आरोपियों को बचाने की कोशिश